हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि रेहान, अनिका और सीरत सब एक दूसरे को हक कर लेते हैं और अनिका और सीरत दोनों ही एक दूसरे के सामने ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दोनों ही दिल में बहुत परेशान होते हैं। बहुत उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि कैसे टैकल होगी सारी चीज़ें, सब चीज़ें कैसे शॉर्ट आउट होंगी। और इधर सीरत के अम्मी अब्बू कई डॉक्टर से बात करते हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो सीरत का वोकल कॉर्ड है उस तरह का वोकल कॉर्ड मिलना इजी नहीं था। इसलिए कोई भी इस केस को हाथ में लेने के लिए रेडी नहीं रहता। ऐसे ही अनिका सीरत को है तो लेट नाइट जब सीरत लेटी होती है हॉस्पिटल में, तो उसे अचानक से पेन होने लगता है और अनिका वहीं पे बैठी होती है उसके पास, वो भी उसकी भी आंख लग जाती है। तो सीरत को अचानक से पेन होने लगता है, वो बोल नहीं पाती है, सिर्फ अपना हाथ झटकती है। लेकिन अनिका थोड़ी दूर होती है, इस वजह से अनिका फील नहीं कर पाती उस समय कुछ भी। सीरत बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उससे बहुत ज़्यादा पेन में होती है, तो वो किसी तरीके से ग्लास को नीचे गिराती है, साइड में जो उसके ग्लास रखा रहता है। तो अनिका की आँख खुल जाती है और अनिका जो है दौड़ के सीरत के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है, कहती है क्या हुआ। तो देखती है कि सीरत बहुत परेशान होती है, बहुत ज़्यादा, और उसकी आँख से आंसू तक निकल रहे होते हैं। तो वो कहती है पेन हो रहा है क्या कहीं तुमको, बताओ जल्दी। फिर सीरत कुछ नहीं बोलती, तो वो अपना सर नोट करने लगती है। अनिका दौड़ के डॉक्टर को बुला के लाती है और बोलती है कि प्लीज़ चलिए, सीरत को शायद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। तो डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, देखता है, तो ब्लीडिंग हो रही होती है, जहाँ उसको चोट पहुंची होती है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो दोबारा से ट्रीटमेंट करता है और ब्लड को रोकता है। तो अनिका वहीं खड़ी होती है, बाकी सब घर वाले जा चुके होते हैं, सिर्फ अनिका ही हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया होता है वहाँ रुकने के लिए किसी को भी। उसकी अम्मी मानती नहीं है, लेकिन उसके सीरत के अब्बू से किसी तरह से लेके चले जाते हैं। यहाँ जो है अनिका अकेले बहुत परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आता वो कैसे हैंडल करे, क्या करे। लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देता है और बोलता है घबराने की बात नहीं है, इन्होंने शायद अपना हाथ लगा लिया था, नेल्स वगैरह कुछ लग गया था, उसकी वजह से ये हो गया है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अनिका गुस्से से डॉक्टर को देखती है, कहती है टेंशन की बात नहीं है, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं कि टेंशन की बात नहीं है। हाँ, कुछ भी बोलना है बस आपको, कैसे डॉक्टर हैं आप। एक तो वोकल कॉर्ड आपसे सही से फिट नहीं हुआ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब आप कह रहे हो कि जो है कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वाह, गजब हो आप, डॉक्टर किसने बना दिया आपको। तो ऐसे चिल्लाने लगती है, तो सीरत अनिका का हाथ पकड़ लेती है और उसे इशारा करती है कि शांत रहो, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अनिका फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है गुस्से में, वो भी कुछ नहीं कहता। अनिका सीरत का हाथ पकड़ती है और वहीं बैठ जाती है उसके पास, कहती है आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई, तुम कितनी देर से परेशान हो रही होगी ना, आई एम रियली सॉरी यार, मैं सो कैसे सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में। मैं और सच में मैं ना तुम्हारा ख्याल रखने लायक हुई नहीं, मेरे को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ यार। तो ऐसे वो बहुत परेशान होने लगती है, तो उसको देख के सीरत भी एकदम परेशान होने लगती है और उसका हाथ पकड़ के सीरत जो है अपने सर के पास ले जाती है और इशारा करती है कि मेरे बालों में अपने हाथ उंगलियों से बालों को सहला दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसे करके वो इशारा करती है। तो अनिका जो है समझती है और फिर वो उसका सर दबाने लगती है और बालों में हाथ फेरने लगती है, लेकिन उसकी आंख से आंसू आ रहे होते हैं। तो सीरत अपने हाथों से उसके आंखों के आंसुओं को पोंछती है
और उसे हक करती है। तो हक करने के लिए जैसे वो उठने लगती है तो अनिका बोलती है बस बस बस, बहुत ज़्यादा ना हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ हक, वहीं लेटी रहो चुपचाप। तो वो आगे बढ़ के उसको हक करती है। तो सीरत उसे और जोर से हक कर लेती है। तो अनिका कहती है छोड़ो अब, हाँ मतलब मौके पे चौका मारना तो कोई तुमसे सीखे, हाँ। तो सीरत मुस्कुरा उठती है और अनिका ऐसे हल्का सा पीछे होती है तो देखती है सीरत मुस्कुरा रही होती है। तो उसे बहुत सुकून मिलता है अनिका को। सीरत उसे काफ़ी देर तक ऐसी हक करके लेटी रहती है। अनिका भी फिर उसे हक करके वहीं लेट जाती है, उसके पास में ही थोड़ी सी जगह होती है, एक ही बेड पे दोनों लेट जाते हैं। और वो उसके बालों में हाथ फेर रही होती है। वो सीरत की फिर इस तरह आँख लग जाती है और वो सो जाती है, लेकिन अनिका पूरी रात नहीं सोती। वो उसे बार बार चेक करती रहती है, उसके पास में ही लेटी होती है, उसकी सांसें, उसकी धड़कनों को महसूस कर रही होती है। वो उसे बहुत सुकून मिल रहा होता है, लेकिन सीरत की आवाज़ ना होने की वजह से उसको जो गिल्ट था वो अभी भी उसके दिल में होता है, जिसकी वजह से उसका जीना मुश्किल हो रहा होता है। वो सीरत को इस हालत में देख के बहुत परेशान होती है, मन ही मन मतलब वो अंदर से टूट रही होती है। सोचती है कि कैसे सब ठीक होगा, इनकी आवाज़ कैसे वापस आएगी, इनके मुंह से मैं अपना नाम कब सुनूंगी, कब ये मुझे कहेंगे कि कब कब अपने प्यार का इजहार ये अपने मुंह से करेंगी। वो ऐसे अपने मन में सोच के परेशान हो रही होती है। तो पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। जैसे ही सुबह सीरत की आँख खुलने वाली होती है तो अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे सीरत को ये ना लगे कि ये पूरी रात जग रही थी। तो सीरत जब अनिका की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बंद देख के वो उसके सर पे मारती है, तो अनिका की आँख खुल जाती है। अनिका कहती ओह ऐसे कौन उठाता है, प्यार से उठाना चाहिए ना, क्या तुम्हें उठाना भी नहीं आता है। तो सीरत अपना मुंह साइड में कर लेती है, वो कुछ जवाब नहीं देती, तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो अनिका उसकी तरफ देखती है और उसका फेस अपनी तरफ करती है, कहती है क्या हुआ जान, मुझे देख के मुंह क्यों फेर लिया तुमने, हाँ बताओ। तो सीरत पास में बड़ा नोट पैड उठा के उस पर कुछ लिखने वाली होती है, तभी अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है, कहते है इधर इधर देखो, और जो कहना है ना मेरी आंखों में देख के बोलो, तुम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इशारों में बताओ, मैं तुम्हारे जज्बात को समझते हूँ। तो सीरत उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों की तरफ देखती है और कुछ इशारा करती है। तो अनिका कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सोई नहीं हूँ, हाँ इतने अच्छे से तुम मुझे समझती हो। यार मैं कैसे सो सकती थी, एक बार सो गई थी तो क्या हुआ था, देखा था ना, हाँ तो दोबारा सोने की गलती मैं कैसे कर सकती थी। मैं नहीं सोने वाली, और जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मेरा तो सोने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, समझ में आया। तो इस पे नो आर्गुमेंट, ऐसा कह के वो सीरत के होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। तभी डॉक्टर अंदर आने लगता है तो अनिका एकदम से अलग हो जाती है और डॉक्टर की तरफ देखती है। तो डॉक्टर कहता है रूटीन चेकअप करना है, कर लूँ मैं। तो कहती है हाँ श्योर कर लो आप। तो वो चेकअप वगैरह करता है तो अनिका पूछती है कि डिस्चार्ज कब तक करा सकते हैं डॉक्टर, कुछ आइडिया। डॉक्टर बोलता है डिस्चार्ज तो वैसे तो ठीक है, बट इनकी ड्रेसिंग करनी होगी तो घर पे तो ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी ना, आपको परमानेंट नर्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि घाव इतना ज़्यादा है कि घर वाले तो देख भी नहीं पाएंगे, तो ड्रेसिंग कैसे करेंगे।
तो डिस्चार्ज तो अभी नहीं कर सकते हम इस वजह से। वैसे तो डिस्चार्ज कर देते, लेकिन सिर्फ ड्रेसिंग आप लोगों से नहीं हो पाएगी, ज़ख्म बहुत गहरा है। तो कुछ दिन रुक जाइए, थोड़ा ज़ख्म भरने दीजिए, उसके बाद आप डिस्चार्ज करवा लीजिएगा। तो सीरत अनिका का हाथ पकड़ती है और उसे इशारे में कहती है कि कोई बात नहीं, रहने दो, मत कराओ डिस्चार्ज। लेकिन अनिका अंदर से समझ चुकी होती है कि सीरत का बिल्कुल मन नहीं है, वो सिर्फ इसलिए यहाँ रुकना चाह रही है कि भाई ड्रेसिंग इशू है, और वो नहीं चाह रही होती कि उसके जख्मों को कोई देखे। तो अनिका बोलती है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ड्रेसिंग की बात है ना, वो मैं कर लूँगी। डॉक्टर कहता है लेकिन आप नहीं देख पाओगे। तो अनिका बोलती है मैं सब देख लूँगी, मैं कर लूँगी, मुझ पे भरोसा कीजिए, कोई इशू नहीं होगा। तो डॉक्टर बोलता है कि बट लेकिन बिना इनके पेरेंट्स से पूछे मैं ऐसे कैसे। तो अनिका बोलती है ठीक है, मैं इनके पेरेंट्स को बुला देती हूँ, बट सब मैं कर लूँगी, मैं उनसे बात कर लूँगी, आप डिस्चार्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप पक्का कर लोगे ना, क्योंकि हमें डिस्चार्ज करने में और कोई इशू नहीं है, इन्हें और इंटरनल कोई इशू नहीं है, इनका जख्म भी धीरे धीरे भर जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन अभी थोड़ा हरा जख्म है, मतलब ताज़ा जख्म है। तो आप लोग सोच लीजिए, या आप एक परमानेंट नर्स रख लो। तो अनिका बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और घर वालों को मैं समझा लूँगी, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें बुला भी सकती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है नहीं, कोई इशू नहीं है, अगर आप पक्का आप कर लोगे ना, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। तो सीरत अनिका का हाथ पकड़ के इशारा करती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ के अपने हाथों में लेके और उसको यकीन दिलाती है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं सब कर लूँगी, सब। तो सीरत फिर कुछ नहीं बोलती, और अनिका वहाँ से उसे डिस्चार्ज करके घर ले आती है। जैसे ही वो घर मतलब गाड़ी में उसे बिठाती है, वो उसके अब्बू को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैंने सीरत को डिस्चार्ज करा लिया है। तो उसके अम्मी जो है वहीं रहती हैं सीरत की फ़ोन के पास में ही, फ़ोन स्पीकर पे होता है। तो उसकी अम्मी चिल्लाती हैं कि तुमने किससे पूछ के उसे डिस्चार्ज कराया, और तुम्हें किसने उसको बोला था, उसकी माँ बनने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी, अभी उसे हॉस्पिटल में रहने की नीड थी और तुमने ऐसे कैसे डिस्चार्ज करा लिया उसको। तो अनिका बोलती है कि कोई नीड नहीं थी उसको वहाँ रहने की, मैंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने बोला है कि सब ठीक है, आप डिस्चार्ज करा सकते हो, तो मैंने करा लिया डिस्चार्ज। तो उसके अब्बू कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुमने करा लिया तो अच्छी बात है, घर ले आओ। तो अनिका बोलती है कि घर फार्म हाउस लाना है या क्या। तो बोलते हैं कि नहीं, फार्म हाउस नहीं जाना है, सीधे अपने घर ले आओ, सीरत के घर, उसकी मामी के यहाँ भी नहीं। तो अनिका फिर एड्रेस पूछती है और उसे सीरत के घर ले जाती है। ना वो मामी के यहाँ जाते हैं और ना वो फार्म हाउस पे जाते हैं, उससे डायरेक्ट सीरत के घर जाते हैं। तो अनिका उसको उसके घर लेके पहुँचती है और उसको सहारा देके गाड़ी में से उतारती है, फिर उसे अंदर लेके जाती है। तो सीरत की अम्मी उसको देख के बहुत नाराज़ होती हैं अनिका को, और अनिका पे बहुत चिल्लाती हैं, लेकिन सीरत अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के उन्हें शांत करा देती है। उसके अब्बू भी कहते हैं अगर डॉक्टर ने बोला है और अनिका लेके आई है तो कुछ सोच समझ के लेके आई होगी ना, तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट करती हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। तो उसकी अम्मी चुप हो जाती हैं, फिर वो कुछ नहीं बोलती हैं, और सब सीरत को घर में देख के बाकी सब खुश होते हैं। फिर अनिका सीरत को लेके उसके रूम में चली जाती है, वहाँ उसको लेटाती है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए नीचे जा रही होती है। तभी उसकी अम्मी उसके लिए सूप लेके आ जाती हैं सीरत के लिए। तो सीरत के पास वो आती हैं, वो अनिका को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, उसकी तरफ देखती भी नहीं। वो सीरत के पास आती हैं, बैठती हैं, उससे बातें करती हैं।
और सीरत तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, तो वो भी रोने लगती हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ से चली जाती हैं। ये देख के सीरत की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर अनिका की तरफ देख के अपने आंखों से आंसू को पोंछ लेती है। जब अनिका ये देखती है तो अनिका सीरत के पास आती है डोर लॉक करके और उसके पास बैठती है, उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और बहुत प्यार से उसको बोलती है, सीरत, तुम सबके सामने स्ट्रांग बनना चाहती हो, बनो। तुम्हें मेरे सामने ना स्ट्रांग बनने की नीड नहीं है। तुम अपना हर इमोशन मेरे सामने जाहिर कर सकती हो। तुम क्यों नहीं करती हो? क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती? तुम्हारे दर्द को मैं अपना नहीं सकती? हाँ, तुम अपना दर्द मुझे दे दो ना, क्यों नहीं दे सकती हो? माना मुझसे कुछ गलतियां हो गई, रिग्रेट है मुझे उसका, माफी मांग रही हूँ मैं तुमसे, प्लीज ना, प्लीज दे दो मुझे अपना दर्द। तो वो ऐसा कह के सीरत की और करीब जाती है और कहती है, सीरत, तुमने मुझे हर सिचुएशन में संभाला है। मैं जब जब वीक पड़ी हूँ तब तब तुम मेरे पास रही हो, मैं तुमसे लिपट के रोई हूँ। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझसे लिपट के रो सको, अपने दर्द को हल्का कर सको? हाँ, अपने इन आंसुओं को छिपाने की तुमको ज़रूरत क्या है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो अनिका ऐसा बोल के और अब सर नीचे झुका देती है, मायूस हो जाती है और तभी सीरत उसे हक कर लेती है और बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। अनिका भी उसको जो है हक कर लेती है जोर से, बहुत टाइटली दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हुए होते हैं। सीरत बहुत रोती है, काफ़ी देर तक वो रोती रहती है और अनिका भी के भी आंसू, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। दोनों के अंदर का दर्द बाहर निकल रहा होता है। वो सारा दर्द जो ये बहुत देर से अपने अंदर लेके बैठे हुए थे, वो सारा दर्द बाहर निकल रहा होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक ऐसे ही हक करके बैठे होते हैं, रो रहे होते हैं। सीरत चुप हो जाती है थोड़ी देर में और अनिका उसको पीछे करती है, उसके आंखों को साफ करती है और कहती है, बस और रोना है और रो लो, आज रो लो, तुम्हें जितना रोना है, जितना तुम्हारे अंदर दर्द है ना, जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी है, जो चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ की हैं, जितना दर्द तुम्हें मैंने दिया है, और आज ये जो भी सिचुएशन है ना मेरी वजह से, मैं सब ठीक तो नहीं कर पाऊंगी, वापस तो मैं वो टाइम नहीं ला पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें अब वो पल दूंगी जिन्हें ना हम जब भी याद करेंगे ना साथ में, तो हमारे होठों पे सिर्फ मुस्कुराहट आएगी और हमारे बीच में जितनी बुरी यादें थी ना, जितने बुरे लम्हे हमारे गुजरे हैं, ये सब धुंधली हो जाएंगी। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तो ऐसा कह के वो एक बार सीरत को फिर से हक कर लेती है और फिर उसके बैक पे अपने हाथों को फेरने लगती है। धीरे से वो सीरत को पीछे की तरफ करती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर चिक्स पे किस करती है, फिर उसके लिप पे किस करती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे अनिका सीरत को बेड पे लेटाती है और फिर उसके ऊपर आती है
उसके फॉरहेड पे किस करती है। सीरत के आंखों से अब भी आंसू निकल रहे होते हैं तो उनके आंसुओं पे किस करती है। उसकी आंखों पे किस करती है, उसके चीक्स पे किस करती है, देन उसके लिप्स पे वो हल्का हल्का उसको किस करती है। उसके फेस को अपने हाथों से धीरे धीरे टच करती है। आज उनके प्यार करने के तरीके में जुनून नहीं बल्कि बहुत सारा सुकून था। वो सीरत को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की तरह प्यार करना चाहती थी। उस पे एक बच्चे की तरह अपना सारा प्यार लुटा देना चाहती थी। उसका सारा दर्द अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। वो उसके होठों को फिर से किस करने लगती है और सीरत की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं और वो अनिका को जोर से हक कर लेती है। अनिका और सीरत के बीच का किस तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन उनका वो प्यार, उनका एहसास वो वैसे ही कंटिन्यू रहता है। अनिका सीरत को बच्चों की तरह ट्रीट कर रही होती है। उसके बालों में हाथ फेरती है, उसके चीक्स दोनों पकड़ के ऐसे गुगली उगली वॉश करती है। सीरत हंसती है और वो उससे लिपट जाती है, उसे नीचे कर लेती है अपने। और तो अनिका एकदम से उठ के बैठ जाती है, कहती क्या, हाँ क्या क्या चल रहा है दिमाग में। शांत एकदम, मेडिसिन का टाइम हो गया तुम्हारे, चलो मेडिसिन लो तुम फटाफट। तो वो उठ के बेड से जाती है, उसके मेडिसिन लेके आती है और सीरत को देती है। सीरत वो मेडिसिन लेती है, उसको पानी पिलाती है और फिर उसे लेटाने लगती है। तो सीरत लेटती नहीं है। अनिका कहती क्या जिद है यार, लेटो चलो, क्या बकवास है, चलो फटाफट लेटो, सोने का टाइम हो रहा है, पता है कितना टाइम हो चुका है, फटाफट लेटो। तो अनिका सीरत घड़ी की तरफ देखती है, वो मुंह बनाती है कि यार दोपहर ही तो हुई है, अभी अभी से क्या सोना मतलब। तो अनिका ऐसे हंसती है, कहती हाँ तो दोपहर वाली नींद भी ज़रूरी है, जैसे दवा ज़रूरी है वैसे नींद भी ज़रूरी है, चलो फटाफट आराम करो। तो सीरत नहीं लेट रही होती तो अनिका जाके उसके मतलब सिरहाने बैठ जाती है और पीछे से उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और उसे अपने गोद में लिटा लेती है। तो सीरत उसकी गोद में अपना सर रखती है और फिर से उठने की कोशिश करने लगती है। तो अनिका फिर से उसके दोनों शोल्डर्स दबा देती है, कहती है नहीं उठना है, यहीं लेटी रहो चुपचाप, ठीक है, उठने की ज़रूरत नहीं है, चलो तुम फटाफट सो जाओ अब। तो सीरत ऐसे आनाकानी करती है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब इशारों में, लेकिन अनिका उसको ज़बरदस्ती फिर उसके बालों में हाथ फेरने लगती है और उससे प्यारी प्यारी रोमांटिक रोमांटिक बातें करने लगती है। सीरत पता है तुम्हें, मैंने सोचा है ना कि मेरी जब MBBS कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं अपना क्लिनिक खोलूँगी और सबसे पहला ट्रीटमेंट मैं तुम्हारा करूँगी। तो सीरत ऐसे उसकी तरफ देखती है शॉक्ड होके। तो अनिका हंसती है, कहती है डरो मत, जब तुम्हारा कोई बीमारी होगा ना तब, तो पहला इलाज तो मेरे हाथों से तुम्हारा ही होगा। मैं तुम्हारी पहले बीमारियों का वेट करूँगी कि तुम्हें कोई सर दर्द या पेट में दर्द हो, फिर मैं तुम्हारा इलाज करूँगी। तो सीरत उसको ऐसे देख रही होती है कि ये क्या बोल रही है। तो अनिका हंसती है, कहती है अरे पागल मजाक कर रही हूँ, तुम्हें कभी कुछ ना हो, बस तुम जान हो मेरी जान, और तुम्हें कुछ होगा ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होगी। मैं ना तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा बिताना चाहती हूँ, हर लम्हा। तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहती हूँ, इतना कि दुनिया में कभी किसी ने किसी को ना दिया हो, इतना ज़्यादा प्यार।
तो ऐसे बातें करते करते सीरत की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। तो अनिका भी वही टेक लेके बेड पे बैठ जाती है। वो वहाँ से उठती नहीं है क्योंकि उसे पता होता है जैसे ही वो खिसकेगी और सीरत की आंख खुल जाएगी। तो वहीं बैठी होती है और सीरत उसकी गोद में बहुत सुकून से सो रही होती है। उसके फेस पे जो सुकून अनिका देखती है उसे बहुत रिलैक्स मिल रहा होता है। फिर अनिका अपना फ़ोन निकालती है और किसी को फ़ोन करती है और उससे सिचुएशंस बताती है सारी सीरत के कि क्या क्या इशू है। तो उनसे कुछ बात होती है और वो अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लेते हैं सीरत को देखने के लिए। वो एक डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टर से बात करती है वो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, तुम अगले दिन इसको लेके आना, तब हम बात करते हैं, मैं चेकअप करता हूँ। तो ये सुन के अनिका बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत फेमस डॉक्टर होते हैं। तो अनिका बहुत खुश होती है और वो सीरत की तरफ देखती है, फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है और डॉक्टर से कहती है मैं पक्का इसको कल लेके आऊँगी और आप बताइए ना कि ठीक हो जाएगी ना। तो डॉक्टर कहता है पहले मुझे चेकअप करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो अनिका बोलती ठीक है, मैं कल लेके आती हूँ। फिर ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देती है और फिर से वो सीरत के फॉरहेड पे किस करती है और वहाँ से उठने लगती है। उसका सर उठाती है और पिलो पे रखती है और वहाँ से उठ के बाहर जाती है और सीरत के अब्बू को सारी बात बताती है कि मैंने अभी एक डॉक्टर से ऐसे ऐसे बात की है। तो सीरत के अब्बू पूछते हैं कि कौन डॉक्टर है, तुम कैसे जानती हो क्या। तो अनिका उन्हें सारी बात बताती है कि ये मेरे पापा के दोस्त हैं बहुत अच्छे, और इनका नंबर मेरे पास था लेकिन उस समय टेंशन में मुझे याद नहीं आया। अभी मैं जब बैठी थी तो मुझे सडन क्लिक हुआ, तो मैंने इनसे बात की, तो कल का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, तो क्या कल हम सीरत को लेके चल सकते हैं। तो उसके अब्बू पूछते हैं बिल्कुल जाएंगे, जैसा भी होगा जो भी कर सकते हैं वो करेंगे हम। तो दोस्तों अब अपॉइंटमेंट तो फिक्स हो गई है। डॉक्टर क्या कहता है, सीरत की आवाज़ कब वापस आती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।